हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर का इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से हमने बताया है। यहाँ क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। वन बाय वन करके सारे लोग जो है इसको देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द इन्फ्लेशन। पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट क्या है। इन्फ्लेशन का अपोजिट यहाँ बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा डिफ्लेशन। दैट मीन्स चौथे नंबर का आंसर सही होगा। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज के यानी वस्तुओं और सेवाओं का प्राइस जो है बढ़ता जाता है, तो यह स्थिति कहलाती है महंगाई की। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान 3 रुपये का था, 4 का हो गया, 5 का हो गया, तो यह कंडीशन बन जाती है महंगाई की। और इसी का अपोजिट होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में कंडीशन क्या बनती है कि इसमें गुड्स और सर्विसेज के प्राइस जो होते हैं डे बाई डे घटते जाते हैं, यानी इसमें डिमांड कम होती जाती है, डिमांड घट जाती है। और इन्फ्लेशन में क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है। तो डिफ्लेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमिना दैट लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पूछ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। पूछा जा रहा है कि मांग जनित महंगाई यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। ऑप्शन आपके पास है इट इज ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी आउट स्पेस एग्रीगेट सप्लाई। It is a situation of persistent rise in the inflation along with dip in the growth and increase in the unemployment. It is a situation caused by a increase in price of input like labor, raw materials, etc. It is a situation when a nation experiences very high and accelerated inflation. ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। पूछता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि डिमांड हम अपनी बढ़ा देते हैं, या तो डिमांड बढ़ा देते हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है, या तो फिर सप्लाई कम हो जाती है, तो इस कंडीशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है। जब हम किसी चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं और जब उससे महंगाई आती है तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी अप इट्स पेस एग्रीगेट सप्लाई, यानी पहला यहाँ पे करेक्ट होगा कि हमने अपनी डिमांड बढ़ा दिए सप्लाई के अकॉर्डिंग। सप्लाई कम है और डिमांड क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई। तो उस कंडीशन में जो महंगाई आती है उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना लीड्स टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो महंगाई आ रही है वो केवल कॉस्ट के बढ़ने से आ रही है। इसको बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम लोगों को देखना है कि क्या है। ये पूछा जा रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। तो किसी भी चीज़ की कॉस्ट के बढ़ने के कारण महंगाई आ रही है। कॉस्ट मतलब होता है लागत मूल्य बढ़ने के कारण, यानी कोई भी सामान बढ़ रहा है तो हो सकता है कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए हों, हो सकता है कि लेबर चार्ज बढ़ गए होंगे, हो सकता है कि एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए होंगे, मशीनरीज के चार्जेस बढ़ गए होंगे, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। यानी उस सामान का दाम बढ़ रहा है कॉस्ट यानी लागत मूल्य के बढ़ने से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इट इज ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी अप एग्रीगेट सप्लाई। इट इज ए सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन along with the dip in the growth and increase in the unemployment. It is a situation caused by an increase in the price of input like labor, raw material, etc. तो चौथा है इट इज ए सिचुएशन व्हेन नेशन एक्सपीरियंस वेरी हाई एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पे थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कि इट इज सिचुएशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन प्राइस इनपुट्स। प्राइस में बढ़ने का कारण लेबर का प्राइस बढ़ गया है, मटेरियल्स के प्राइस बढ़ गए हैं, तो इससे हो सकता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत जनित महंगाई बोली जाती है। नंबर 4 इन्फ्लेमेटरी गैप said to exist when। इन्फ्लेमेटरी गैप क्या होता है? तो रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, रियल जीडीपी लेस देन एंड रियल जीडीपी इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ग्रेटर देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल रियल जीडीपी। मतलब होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जब हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा इन्फ्लेमेटरी गैप आ जाता है। इन्फ्लेमेटरी गैप मतलब होता है कि जीडीपी ज़्यादा है, जो रियल जीडीपी है वो ज़्यादा है पोटेंशियल रियल जीडीपी से, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी गैप। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में इनकम ज़्यादा हो जाती है, डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट इस डिफ्लेमेटरी गैप, उसी का अपोजिट है डिफ्लेनेशनरी गैप जो होता है। डिफ्लेनेशनरी गैप जो होगा वो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, आर जीडीपी इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ग्रेटर इक्वल टू रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे व्हेन जीडीपी पोटेंशियल इज हायर देन द रियल जीडीपी, जीडीपी जो पोटेंशियल जीडीपी है वो ग्रेटर हो जाएगी हायर जीडीपी से, यानी पोटेंशियल जीडीपी इज ग्रेटर देन हाइट। क्वेश्चन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4-6, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना दैट लीड्स द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन में महंगाई भी ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी मांग जनित महंगाई इसको बोला जाता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं मुद्रास्फीति जनित महंगाई। मुद्रास्फीति जनित महंगाई बोला जाता है स्टैगफ्लेशन को। इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी outpaces aggregate supply. It is a situation of persistent rise in inflation along with the dip in the growth and increase in the unemployment. It is a situation caused by an increase in the price of input like labor. It is a situation when the nation experience very high and accelerating inflation. तो यहाँ पे जो होगा वो सेकंड नंबर होगा आंसर। सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का राइज बढ़ जाना और डीप ग्रोथ हो जाना यानी इस्लामिक ग्रोथ स्लो हो जाना एंड अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना। तो नंबर 3 आपका सही होगा। तो 6 का नंबर 3 जो है ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही होगा। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोमिना दैट लीड्स द हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब होता है कि यहाँ पे महंगाई जो होती है इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। मोर देन 10%, 15% जब महंगाई पहुँच जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इंडिया में कितना है तो लगभग 4.5 से 5% के आसपास है, और इंडिया के लिए जो महंगाई जो इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए वो लगभग 4% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई। इतना अगर रहता है तो मान लीजिए आदर्श कंडीशन होती है, अच्छी कंडीशन मानी जाती है, क्योंकि इसमें डिमांड और सप्लाई का साइकिल चलता रहता है। तो हमें बताना है कि हाइपर इन्फ्लेशन जो है क्या फिनोमिना है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी आउटपेसेस एग्रीगेट सप्लाई. It is a situation of persistent rise in inflation along with the dip in the growth and increase in the unemployment. It is a situation caused by increase in the price of input like labor, raw material, etc. It is a situation when nation experience very high and accelerating inflation. तो नंबर 4 जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सिचुएशन होता है when जब वेरी हाई और एक्सेलरेटिंग यानी बढ़ती हुई महंगाई हमें देखने को मिलती है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोमिना दैट लीड्स डिफ्लेशन। ये हमने बताया था कि इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है, इन्फ्लेशन में डिमांड बढ़ जाता है और डिफ्लेशन में डिमांड घट जाती है। तो पूछ रहा है कि डिफ्लेशन क्या है यहाँ पे। इट इज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप डिफिनीशन भी उसका देख सकते हैं, पूरा डिफिनीशन ही आपको मिल जाता है यहाँ पे। ऑप्शन, इट इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ए स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It is a situation of persistent rise in inflation along with the dip in the growth and increase in the unemployment. It is a situation where price falls continuously or have tendency to fall. It represents price rise in all goods and services but does not include article from the food and energy. तो ये वाला पार्ट जो होता है तो ये भी नहीं होगा। इट अब देखेंगे पहला, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ए स्लो डाउन in the rate of increase of general price level of goods and services, पर rise in the inflation तो ये भी नहीं होगा।
इट इज अ सिचुएशन वेयर प्राइस फॉल्स कंटिन्यूसली और हैव टेंडेंसी टू फॉल, तो ये हो जाता है रेसेशन। तो पहले ही आप कंडीशन ऑफ डिक्रीज, इट इज अ सिचुएशन वेयर प्राइस फॉल्स कंटिन्यूसली, तो डिफ्लेशन जो होता है वो लगातार इसमें प्राइजेस घटने लगती हैं। नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हैव टेंडेंसी टू फॉल, इंक्रीज इन द जनरल, इंक्रीज यहाँ फर्स्ट भी नहीं होगा, ये पे थर्ड नंबर आंसर होगा यहाँ पे। 9th, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना दैट लीड्स टू डिसइन्फ्लेशन, पूछा जा रहा है कि डिसइन्फ्लेशन क्या है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी महंगाई को रोकने के लिए सरकार जो कदम उठाती है वही कदम कहलाता है डिसइन्फ्लेशन। इट इज़ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ए स्लेड आउट इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज सिचुएशन ऑफ परसेंट राइज इन द इन्फ्लेशन along with a dip in the growth rate, increase in the unemployment. It is situation where price fall continuously have tendency to fall. It represent price rise in all goods but does not include articles, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। It is decrease in the rate of inflation, a slow down in the, ये नंबर 1 आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, नंबर 1 इज विल बी द करेक्ट, तो ये आपका आंसर फर्स्ट नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज द कोर इन्फ्लेशन, यानी कोर इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या होगा। इट इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ए स्लाइड डाउन इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन्फ्लेशन along with the deep growth rate and increase on employment. It is situation where price fall continuously or have tendency to fall. It represents price rise in all goods and services but does not include articles from the food and energy. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है कि जब हम इन्फ्लेशन की गणना करते हैं, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं और उसमें फूड और एनर्जी सेक्टर को कैलकुलेट नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं, तो उस इन्फ्लेशन को बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। यानी जब महंगाई की गणना की जाए लेकिन उसमें कि फूड और एनर्जी सेक्टर को बाहर निकाल करके की जाती है, तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। फूड और एनर्जी सेक्टर को बाहर क्यों निकाल जाता है, क्योंकि फूड और एनर्जी सेक्टर का जो प्राइस होता है वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब होता है हमेशा चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो इसलिए फूड और एनर्जी को जब हम निकाल देते हैं तो कोर का मतलब होता है यानी प्योर इन्फ्लेशन आती है, एक्चुअल इन्फ्लेशन हमें काउंट करने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन करेंगे 18, तो इसका आंसर 4 नंबर होगा, 10th का 4 होगा। 11th नंबर, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। इन्फ्लेशन प्राइस ऑफ कमोडिटीज को कैसे इफेक्ट करता है, तो नंबर ऑप्शन ए है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस, नो इफेक्ट, फर्स्ट द प्राइस डिक्रीज लेटर होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि प्राइस में इंक्रीज होता है डे बाय डे, तो प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस यहाँ पे नंबर 2 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो मूल्य दाम, कमोडिटीज मतलब वस्तुओं का दाम लगातार बढ़ता जाना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन 12 देखते हैं यहाँ पे, व्हेन देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी हाउ विल इट इफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। बोल रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो मनी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ जो मनी है उस पर क्या इफेक्ट होगा। नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीजेस, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस एंड द अबव। तो मार्केट में यानी किसी भी चीज़ों की जब अधिकता हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में पैसा बढ़ गया है, जब पैसा बढ़ने से, मनी बढ़ने से हम अपनी डिमांड क्या किए हैं, बढ़ा देते हैं। मनी बढ़ने का मतलब होता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा सर्कुलेशन में है, ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा है, और ज़्यादा सर्कुलेशन होने से तो पैसा ज़्यादा जब सर्कुलेट होता है तो वहाँ पे मनी की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है, यानी मनी की वैल्यू, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। कोई भी चीज़ हमारे पास अगर ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैसे ही मनी जो है इन्फ्लेशन के टाइम में ज़्यादा सप्लाई रहता है, मनी सप्लाई, यानी मार्केट में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट कर रहा है। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली इफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन। इसमें बोल रहा है कि हायर इन्फ्लेशन से कौन सी ऐसा वर्ग है जिसको कि निगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव महंगाई का किसके ऊपर नहीं पड़ता है। पहला है कंज्यूमर क्लास, कॉमन मैन क्लास, पेंशनर क्लास या बिजनेसमैन क्लास।
तो निगेटिव जैसे कॉमन कंज्यूमर क्लास है, कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, यानी हम लोग के तो ऊपर बिल्कुल निगेटिव पड़ता ही पड़ता है, ये हो गया कंज्यूमर। आफ्टर दैट कॉमन मैन जो क्लास होते हैं, यानी कॉमन मैन हम लोग आम जनता क्या होती है, इस पर भी निगेटिव ही होता है, क्योंकि उसी इनकम में ही उसको खर्च करना होता है। महंगाई तो डे बाई डे बढ़ रही है, इनकम तो बढ़ नहीं रही है। पेंशनर, पेंशन की जो है अगर 5000 पेंशन आपको मिल रही है तो हर महीने 5000 ही मिल रहा है, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाती है। जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेज़ी से आपकी सैलरी या नहीं बढ़ती है, तो यहाँ पे पेंशनर भी लॉस में ही होता है। लेकिन बिजनेसमैन को निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, बिजनेसमैन क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बिजनेसमैन जितने ज़्यादा महंगा से खरीदता है तो महंगा में बेचता भी है और इसका सामान बिक भी जाता है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन होने से डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड होने से इसके सामान क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन हम लोग अभी क्वेश्चन किया था, आप कर भी सकते हैं। ए सिचुएशन वेयर इकोनॉमी एक्सपीरियंस डिफ्लेशन, ए सिचुएशन इन विच इकोनॉमी हैव द इन्फ्लेशन एंड रेसेशन ऑल टुगेदर, इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ होगा, बी और सी होगा। हमने बताया था कि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। ये तीन कंडीशन होती हैं स्टैगफ्लेशन में। मुद्रा स्फीति जनित महंगाई से कहा जाता है स्टैगफ्लेशन को। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI? WPI और CPI, जिसको WPI को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दो इंडेक्स होते हैं महंगाई को मापने के लिए। होलसेल में WPI को यूज़ करते हैं, कंज्यूमर में CPI को यूज़ करते हैं। तो WPI और CPI दोनों का जो बेस ईयर हो 11-12 बेस ईयर है। इन्फ्लेशन जो बेस ईयर होगा WPI का और CPI का, दोनों का क्या होगा, 11-12 होता है बेस ईयर। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट होंगे, यानी सी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का अगर नंबर देखेंगे हम, हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर द मनी? हाउ टू पे फॉर द मनी, पैसे के लिए हम कैसे पे करते हैं, ये बुक का नाम है। इस बुक को लिखा था अमर सेन ने, एडम स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने, प्रोफेसर किन्स ने। इस बुक के जो राइटर थे प्रोफेसर किन्स ने थे, जॉन बर्नार्ड किन्स ने ही इस बुक को ही लिखा था। तो 16 का नंबर हो जाएगा डी, आंसर करेक्ट होगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज जस्ट अपोजिट टू द डिफ्लेशन? डिफ्लेशन केस में कौन सा अपोजिट होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इन्फ्लेशन का अपोजिट, फिर यहाँ पे पढ़ना है डिफ्लेशन का अपोजिट। हमने बताया था कि इन्फ्लेशन में गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और डिफ्लेशन में गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो घट जाते हैं, इसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पहला है स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रेसेशन और डिसइन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन का अपोजिट जो होता है वो इन्फ्लेशन होता है, दैट मीन्स बी आंसर विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज एडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या क्या हम उपयोग करते हैं उसको बात की जाती है। पहला है रिड्यूस इन द बैंक रेट, रिड्यूस इन द रेपो रेट, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कट्स इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों आता है। इन्फ्लेशन इसलिए आता है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ने से किसी भी सामान, गुड्स और सर्विस का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन होती है इन्फ्लेशन आने की। तो हमने देखा कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, तो अगर बैंक रेट को रिड्यूस करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग पढ़ते हैं बैंक रेट। बैंक रेट पर क्या करता है कि RBI बैंकों को लोन देता है। अगर बैंक रेट कम होगा तो बैंक ज़्यादा लोन लेगा, और बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो मार्केट में भी ज़्यादा पैसा सर्कुलेट करेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा ऑप्शन। तो ये तो महंगाई को बढ़ाएगा पहला वाला। रिड्यूस इन द रेपो रेट, रेपो रेट पे क्या करते हैं बैंक कि RBI से लोन लेते हैं। अगर रेपो रेट सस्ता हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा लोन लेगा, ज़्यादा लोन लेगा तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी। तो नंबर 2 भी गलत है। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट अपने खर्चे को ज़्यादा बढ़ाएगी, यानी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा करती है तो मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगा मार्केट में, और तो फिर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, गलत होगा। कट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी।
जब गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम कर देगी तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाएगा तो फिर प्राइस कम हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीमों में, बहुत सारे रोड में, सड़क में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सारी चीज़ों पे खर्च करती है। वहाँ पे कुछ समय के लिए महंगाई को रोकने के लिए अगर वो अपने खर्चे को कर्ज कर देती है तो इस कंडीशन कहलाती है इन्फ्लेशन रोकने की। महंगाई रोकने की जिम्मेदारी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, आरबीआई की है, दोनों लोग मिल करके महंगाई रोकने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो महंगाई कैलकुलेट कौन करता है, तो महंगाई कैलकुलेट करने का काम करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट मीन्स CSO। और कैलकुलेट कब की जाती है, तो क्वार्टरली की जाती है। क्वार्टरली मतलब होता है हर तिमाही की जाती है महंगाई की गणना। कौन करता है, तो CSO करता है। CSO की जगह पर अब हो गया है NSO, तो आप लिखेंगे NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब NSO करता है महंगाई की गणना, क्वार्टरली कहता है। तो आज हम लोग इतना ही कहेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।